आता है हमारा नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो भाई यहां पे कह रहा है कि टू एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप द अथॉरिटी and remains responsible to the people who have elected them। यानी जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनके पास है पावर है, जो उनके पास है अधिकार है, वो अपने उस क्षेत्र के अंदर ही, उस रीजन तक ही वो लिमिटेड रहे। और साथ में क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। यानी रेस्पॉन्सिबल किसके लिए रहे, जिन लोगों ने उनको चूज करके भेजा है उसके प्रति वो क्या रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे। यानी अपनी पावर को वो मिसयूज ना करें। ये नहीं कि मिनिस्टर बनेंगे तो वो चाहे जो कर सकते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम भी किसका है, आपका पार्लियामेंट उसके ऊपर कंट्रोल उनके ऊपर करके रखती है। अब बात आती है भाई फाइनेंशियल फंक्शन, कि गवर्नमेंट को आप चला रहे हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं, तो पैसा कहां से आएगा, क्या है, तो ये सारी चीजें भी है जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को, उसके लिए भी जब पैसा होना में उनके पास जरूरी है। तो यहां पर है जो क्या बोलते हैं, जो पार्लियामेंट है उसके पास फाइनेंशियल फंक्शन पावर भी दी है। अब लेजिस्लेचर क्या करती है डेमोक्रेसी के अंदर, जरूरी लेजिस्लेचर कंट्रोल्स टैक्सेशन, यानी जो आप टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल बनाए रखती है। भाई गवर्नमेंट किस तरह से पैसे को यूज में ले रही है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। तो गवर्नमेंट जो पैसे को यूज में ले रही है उसका भी, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। अगर कोई गवर्नमेंट नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करती है तो उसको भी उसके पहले पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना जरूरी है। जैसे कि अपने मोदी जी ने अभी थोड़े जो लास्ट टाइम में जो जीएसटी किया था, तो पहले जीएसटी को उन्होंने जो क्या बोलते पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट से वो बिल पास होने के बाद में ही लॉ बन पाया। तो द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। अब पार्लियामेंट के पास में यह भी पावर है कि अपने रिसोर्सेज को भी जुटाए, क्योंकि प्रोग्राम आप चला रहे हैं, प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा आएगा कहां से, तो आपको रिसोर्सेज भी जुटाने पड़ेंगे। तो द गवर्नमेंट हैज टू गिव एन अकाउंट टू द लेजिस्लेचर अबाउट द मनी इट हैज स्पेंट एंड रिसोर्सेज दैट इट विशेस टू रेज। अब लेजिस्लेचर ये भी एश्योर करती है गवर्नमेंट डज नॉट मिस स्पेंड और ओवर स्पेंड। यानी आपके पास जो पैसा आता है ये नहीं आप ऐसे फिजूल खर्च करने लग जाए, या जबरदस्ती पैसे को खर्च कर आप नहीं कर सकते। यानी आप जो गवर्नमेंट के पास से पैसा है उस पैसे का एक एक पैसे का हिसाब उनको पार्लियामेंट के सामने पुटअप करना पड़ता है। और ये किसके थ्रू होता है, जो एनुअल बजट गवर्नमेंट साल की शुरुआत के अंदर लाके रखती है पार्लियामेंट के सामने। वहां पर उस बजट के अंदर बताया जाता है कि भाई कितना पैसा हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, कितना हम डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे, कितना हम एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके ऊपर एक उसका डिस्क्रिप्शन पार्लियामेंट के अंदर उनको पुटअप करना पड़ता है। अब आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन से, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, हर पार्ट से रिप्रेजेंटेशन है। तो उसके अंदर सभी के अपने अपने व्यूज होते हैं। मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजनल के, अलग अलग सोसाइटी के, इकोनॉमिक रीजन को बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। तो सबके व्यूज वहां पर पार्लियामेंट के अंदर पुटअप किए जाते हैं। तो एक तरह से पार्लियामेंट क्या कर रही है, पूरे कंट्री को वो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है हमारा डिबेटिंग फंक्शन। तो डिबेटिंग फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिबेट इन द कंट्री। सबसे बड़ा मंच माना गया है पार्लियामेंट को। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन। यानी
वहां पर आप फ्री हैं, कोई किसी भी तरह की आपके पास ऊपर लिमिटेशन नहीं है, बिना किसी डर के आप अपनी बात को वहां पर कह सकते हैं। तो दिस मेक इट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और इवन इशू दैट फेस द नेशन। अब इसके अंदर जो है मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक, किसी भी मैटर के ऊपर बोलने से बिल्कुल फ्री है। इट पॉसिबल टू पार्लियामेंट टू एनालाइज एनी और इवन इशू डेट फेस द नेशन, यानी जो खतरा या किसी भी प्रॉब्लम को जो कंट्री फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम के ऊपर वो मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वो डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तरह से पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। एक नया वर्ड है बेटा, ये ध्यान रखना, यानी पार्लियामेंट क्या है आपका, हार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसीजन। मेन चीज इसको माना गया है कि भाई ये जो एक चीज है। अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट हैज द पावर ऑफ डिस्कसिंग एंड एनहेंसिंग चेंजेस इन द, यानी उसके पास पावर क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस भी कर सकती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं उनको जनरली क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट भी कर सकती है। एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। अब वो बात एक अलग है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जो अमेंडमेंट कराते हैं, अमेंडमेंट इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरत किसकी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसको 2/3 मेजॉरिटी आपकी पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस से पास होनी चाहिए, तभी है जो क्या बोलते हैं इसको, ये क्या कर सकता है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है। अगर ये 2/3 मेजॉरिटी बोथ द हाउसेस, यानी लोकसभा से भी वो 2/3 से पास होगा और राज्यसभा से भी अगर वो अमेंडमेंट या बिल जो 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट पॉसिबल है। अब आता है साहब इलेक्टोरल फंक्शन। अब यानी कि पार्लियामेंट किस किस को चूज करती है, तो पार्लियामेंट का चूज करने का एक वो है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज करती है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसके थ्रू होता है, पार्लियामेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल फंक्शन, यानी न्यायोचित कार्रवाई क्या करती है ये। तो जो जुडिशियल फंक्शन है और पार्लियामेंट का, इसके अंदर वो प्रेसिडेंट को अगर गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन, गंभीर एलिगेशन लग जाते हैं तो उसको रिमूव भी कर सकती है, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, और इवन देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। लेकिन और उसको क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट मोशन। तब जो इम्पीचमेंट मोशन जो लाया जाएगा वो भी है जो क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी से नहीं, 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से प्रपोजल पास होना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब आती है सब पावर्स ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा क्या क्या काम करती है। तो आपकी बुक के अंदर ये अलग से इसलिए दे रखा है, पीपीटी पे भी आप देख सकते हैं। यानी सबसे पहला काम क्या है, हमारे कंट्री के अंदर बेटा फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम के बेस के ऊपर हमारे पावर्स है उनको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर लॉ बनाने का काम किसका है, लोकसभा का है। वो है जो क्या बोलते हैं, लोकसभा के अंदर मनी बिल हो चाहे नॉन मनी बिल हो उसको इंट्रोड्यूस कर सकती है, किसी भी टैक्स को नया टैक्स लगाना है उसको अप्रूव कर सकती है, बजट उसको बनाना पड़ेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको देना पड़ता है। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं, आपके लोकसभा के अंदर। सेकेंड, जो एग्जीक्यूटिव्स है, मिनिस्टर्स है, उनके ऊपर कंट्रोल बनाए रखती है। अब कंट्रोल कैसे बनाए रखेगी, यानी उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, रिजोल्यूशन एंड मोशन एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू ये सारे काम वो कर सकते हैं। और इवन देन
कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस पार्लियामेंट लोकसभा कर सकती है। अब कंट्री के अंदर कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जिसमें कि कंट्री को बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, मुसीबत फेस करनी पड़े, तो उसके अंदर है जो पार्लियामेंट इमरजेंसी भी कंट्री के अंदर डिक्लेयर कर सकती है, जैसा कि 1977 के अंदर किया गया था। अब इलेक्ट द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी ये क्या कर सकती है, हटा सकती है। जो मैंने पहले बताया था रूल वही रहेगा। एस्टेब्लिश कमेटी एंड कमीशंस एंड कंसीडर देयर रिपोर्ट। अब जो अलग अलग मोटोस के ऊपर क्या कर सकती है, कमीशन बना सकती है, अलग अलग मोटोस के ऊपर उसको रिकंसीडर कर सकती है, तो अलग अलग चीजों के ऊपर ये चलता है। अब आता है हमारा पावर्स ऑफ द राज्यसभा। तो इसके अंदर भी वहां पर डिफरेंस क्या है, मनी और नॉन मनी बिल दोनों उसके अंदर अप्रूव किए जाते हैं लोकसभा में तो, लेकिन यहां पर राज्यसभा केवल अप्रूव किसको करेगी, मनी बिल को, और नॉन मनी बिल को सॉरी, और मनी बिल के ऊपर अपने चेंज सजेशन दे सकती है। और सेकेंड थिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से ये बिल पास होना चाहिए। अब जो मिनिस्टर्स हैं, ऐसा नहीं हो मिनिस्टर केवल लोकसभा के अंदर ही जाकर के अपने आंसरेबल है, उनको अपने वर्क का, उनके अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चंस है उसके लिए उनको आंसरेबल वो राज्यसभा के लिए भी होते हैं। अब राज्यसभा जो है आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करती है और रिमूवल के अंदर ही वो पार्टिसिपेट करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकती है। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर टू रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब अकेले अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके अंदर इस प्रोसीजर के अंदर इसके अंदर इसको इनिशिएट किया जा सकता है। कैन गिव यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड स्टेट लिस्ट। अब मान लो जो पार्लियामेंट है, यूनियन पार्लियामेंट है, यानी नेशनल जो हमारी लोकसभा, अगर नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं उनको अगर वो ऑक्यूपाई करना चाहती है तो उसके लिए भी उसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, राज्यसभा को उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। तो स्पेशल पावर के अंदर क्या है कि भाई राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, यानी इसके अंदर जो स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। अब इसका मेन मोटो क्या है कि टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की पावर को क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी स्टेट को पावर्स को कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी से खत्म ना कर दे, उसको पर कंट्रोल है। तो देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल, यानी कोई भी मैटर जो स्टेट की पावर को अफेक्टेड करता है उसके लिए उस स्टेट को सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किससे, राज्यसभा से। तो एक तरह से क्या है ये कि दस इफ द यूनियन पार्लियामेंट wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make laws to either the union list or concurrent list in the interest of the nation, जो मैंने आपको बताया, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट के अंदर किसी भी मैटर जिसपे कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बना सकती है उसको अपनी तरफ लेती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको राज्यसभा से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोविजन है ये राज्यसभा की स्ट्रेंथ को शो करता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ डज पार्लियामेंट मेक्स लॉज, से उसके बाद में। थैंक यू।